हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ मॉक टेस्ट रिलेटेड टू DSSB TGT। इससे पहले हमने 7 मॉक टेस्ट को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स या फिर मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कर्स्ड शकुंतला कॉजिंग किंग दुष्यंत टू फॉरगेट हर। ये कहना चाहते हैं किसने कर्ष किया था शकुंतला को कि वो जो है किंग दुष्यंत को भूल जाए। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी दुर्वासा। जो शेष दुर्वासा होते हैं उन्होंने कर्ज किया था शकुंतला को कि दुष्यंत को जो है वो भूल जाए। और ये जो होती है सेंट्रल थीम होती है सेपरेशन एंड रीयूनियन इस वर्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, द सेंट्रल सिंबल इन सिलप्पदिकरम। सिलप्पदिकरम का सेंट्रल सिंबल क्या है आपको बताना है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि एंकलेट। ये जो तमिल एपिक होता है सिलप्पदिकरम रिवॉल्व करता है कन्नगी के एंकलेट और सिंबलाइज करता है जस्टिस एंड वर्च्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच प्ले बाय भाषा इज बेस्ड ऑन एन एपिसोड फ्रॉम महाभारत। ये कहने से कौन सा प्ले है जो कि भाषा के द्वारा लिखा गया है और एक महाभारत के एपिसोड पर बेस्ड है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी उरुभंगा। भाषा का जो प्ले होता है उरुभंगा द ब्रोकन थाई, ये डिपिक्ट करता है दुर्योधन के फॉल का महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, इन कालिदास मेघादत्ता द यक्ष सेंड्स अ क्लाउड। ये कहना चाहता है कालिदास के मेघादत्ता में जो यक्ष होते हैं वो क्लाउड सेंड करते हैं किसके रूप में। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि डिवाइन कंपेनियन के रूप में। तो कालिदास की जो मेघादत्ता होता है उसमें क्लाउड को एक मैसेंजर ऑफ लव के रूप में सेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल्स पोएटिक्स द सोल ऑफ ट्रेजेडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहना चाहते हैं कि अरिस्टोटल के पोएटिक्स जो इनके वर्क है उसके अनुसार ट्रेजेडी का सोल क्या होता है, ट्रेजेडी की आत्मा क्या होती है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि प्लॉट। प्लॉट जो होता है यानी इसकी जो थीम होती है उसकी सोल होती है, ना कि कैरेक्टर होते हैं। बहुत सारे लोग को लगता है कि कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे उनको लगता है कोई मूवी है, अगर मूवी हिट हुई है तो कैरेक्टर का मेन रोल है या हीरो का मेन रोल है। तो ऐसा नहीं होता है। वही कैरेक्टर होता है एक मूवी में फ्लॉप कर जाता है, वही कैरेक्टर होता है एक मूवी में हिट कर जाता है। तो ये डिपेंड करता है थीम पर, प्लॉट पर। तो 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, और प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, द रोमन एपिक एनियड वॉज कंपोज्ड बाय। जो रोमन एपिक एनियड है इसको किसके द्वारा कंपोज किया गया था। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी इसको वर्जिल के द्वारा लिखा गया था। ये जो एनियड होता है रोमन्स नेशनल एपिक होता है जिसे वर्जिल के द्वारा कंपोज किया गया था और इसको पैरेलल में लिखा गया है होमर्स के इलियड और ओडिसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। अच्छा, इसके जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सप्लेनेशंस को चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट एक्सप्लेनेशन दोनों साथ में मिल जाएंगे, क्योंकि इसको अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे तो इसके साथ में 1-2 क्वेश्चन और भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे हर क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, आर्स पोएटिका विच डिस्कसेस पोएटिक क्राफ्ट वॉज रिटन बाय। ये कहते जो आर्स पोएटिका है जो डिस्कस करता है पोएटिक क्राफ्ट को, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी इसको होरेस के द्वारा लिखा गया है। अब ये आर्स पोएटिका होता है द आर्ट ऑफ पोएट्री होता है, जिसका मतलब ये होरेस का क्लासिकल ट्रीटी होती है, ट्रीटाइज है, जिसमें उन्होंने पोएटिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ ओडिपस इन सोफोक्लीज ओडिपस रेक्स। ये कहना चाहते हैं जो सोफोक्लीज का है ओडिपस रेक्स है उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है बी, इग्नोरेंस ऑफ ट्रू पेरेंटेज।
ये ट्रेजिक फ्लॉ होता क्या है? तो ट्रेजिक फ्लॉ होता है बेसिकली रश ऑफ जजमेंट या हैमर्शिया होता है, जो शेक्सपियर के अक्सर कैरेक्टर में देखने को माना जाता है, देखने को पाया जाता है, क्योंकि वो इसी के शिकार हो जाते हैं जिससे उनका फॉल डाउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th। इन राजा राव's कंथापुरा द नरेटर इज। राजा राव के कंथापुरा में नरेटर कौन है आपको बताना है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि अचोक्का। जो कंथापुरा वर्क होता है एक एल्डरली वुमन अचोक्का होती है, जो विलेज की लाइफ को नरेट करती है और गांधी के इन्फ्लुएंस को नरेट करती है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10। द पोम एंड इंट्रोडक्शन इज रिटन बाय। ये जो पोम एंड इंट्रोडक्शन है किसके द्वारा लिखा गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि कमला दास। कमला दास को कई नाम से जाना जाता है, कमला दास, कमला सुरैया, माधवी कुटी, तो इन नामों से जाना जाता है। इनकी एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है जिसको मलयालम में लिखा गया था एटे कथा के द्वारा, और बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था इन्हीं के द्वारा कई सारी लैंग्वेज में, माई स्टोरी के नाम से, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th। विच नॉवल बाय मुल्क राज आनंद डील्स विद द लाइफ ऑफ एन अनटचेबल बॉय। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ये कहना चाहते हैं कौन सी नॉवेल है मुल्क राज आनंद की जो डील करती है अनटचेबल बॉय से, अनटचेबल बॉय की लाइफ से। अनटचेबल यानी इसमें छुआछात का देखा गया है, माना गया है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में 17 आर्टिकल में डिस्कस किया है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी वो नॉवेल होती है अनटचेबल। नेक्स्ट, हाँ, तो ये नॉवेल जो होती है अनटचेबल जो होती है, जिसको लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा, इसमें जो कैरेक्टर होता है बाखा, बाखा को जो है आउटकास्ट होता है, यानी कि जो है वो नीच कास्ट का होता है, एक स्वीपर का होता है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अत्याचार का सामना करना पड़ता है अपनी कास्ट, नीची कास्ट होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। द सेंट्रल थीम ऑफ गिरीश कर्नाड्स तुगलक इज। जो गिरीश कर्नाड का तुगलक है उसकी सेंट्रल थीम क्या है आपको बताना है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है डी, आइडियलिज्म एंड डिसइल्यूजनमेंट। तो तुगलक जो प्ले होता है इसमें जो सुल्तान एज एन आइडियलिस्ट रूलर होता है, हुज विजन कोलैप्स, जिसका जो विजन होता है कोलैप्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। जोफ्री चौसर कंट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश लिटरेचर बाय। जोफ्री चौसर जो कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है इनको, तो इन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है लिटरेचर में। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि पॉपुलराइजिंग राइम्ड कपलेट्स एंड रियलिज्म, यानी जोफ्री चौसर ही हैं जिन्होंने इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है, और इन्होंने एडवांस किया है हीरोइक कपलेट्स को, रियलिज्म को कैंटरबरी टेल्स में, यानी हीरोइक कपलेट को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। द सोनेट फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश लिटरेचर बाय। ये जो सोनेट फॉर्म होता है इसको इंग्लिश लिटरेचर में किसने इंट्रोड्यूस किया था, यानी सबसे पहले इंग्लिश सोनेट किसने लिखा था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, इसे सर थॉमस यार्ड के द्वारा लिखा गया था। अब जो सर थॉमस यार्ड होते हैं इन्होंने इटालियन सोनेट को कंपोज किया था, उसको इंग्लिश में इटालियन सोनेट होती है उस फॉर्मेट में इंग्लिश में लिखा था, और इन्होंने रास्ता हमवार कर दिया था एलिजाबेथन सोनेट के लिए। उसके बाद में बाकी शेक्सपियरियन सोनेट हो गया, मिल्टोनिक सोनेट हो गया, स्पेंसरियन सोनेट हो गया, ये सारी चीज़ें आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। इन डॉक्टर फॉस्टस द प्रोटैगनिस्ट सेल्स हिज सोल इन एक्सचेंज फॉर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहना चाहते हैं डॉक्टर फॉस्टर जो प्ले होता है उसमें जो उसका प्रोटैगनिस्ट होता है वो अपने सोल को, अपनी आत्मा को बेच देता है एक शैतान को, किस चीज़ के बदले वो बेच देता है। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी नॉलेज एंड पावर के लिए। ये इसको लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा, जिसमें डॉक्टर फॉस्टस ही इसका मेल कैरेक्टर होता है, और वो ट्रेड करता है, यानी व्यापार करता है अपने सोल को, मेफिस्टोफेलिस को बेच देता है अनलिमिटेड पावर और नॉलेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। द मेटाफिजिकल पोएट्स ग्रुप इंक्लूडेड। मेटाफिजिकल पोएट का जो ग्रुप होता है उसमें इस ऑप्शन में से कौन कौन से लोग आते हैं। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है डी, जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट। ये दोनों राइटर हैं जो मेटाफिजिकल पोएट्स में आते हैं, और ये बेसिकली फेमस है कंसीड और इंटेलेक्चुअल इमेजरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। एमिली डिकन्सन पोएट्री इज नोटेड फॉर। नोटेड यानी कि फेमस फॉर। एमिली डिकन्सन की जो पोएट्री है किस चीज़ के लिए फेमस है। तो 17 का हमारा सही आंसर है ए, अनकन्वेंशनल पंक्चुएशन एंड डैशेस। तो जो एमिली डिकन्सन का जो वर्क होता है, पोएट्री जो होती है, ये स्टैंड होती है, यानी कि जो है मतलब ये फेमस है
फ्रेगमेंटेड स्टाइल के लिए, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ डैशेज और पैराडॉक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, द नॉवेल मोबी डिक वॉज रिटन बाय। ये जो नॉवेल है मोबी डिक ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, हरमन मेलविल के द्वारा। 18 का बी सही है, यानी कि हरमन मेलविल के द्वारा इसको लिखा गया है। और ये जो मोबी डिक होती है जो पब्लिश होती है 1851 में, ये जो मेलविल होता है नरेट करता है एक कैप्टन अहाब्स के ऑब्सेशन को जो एक वाइट वेल के साथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, टू किल अ मॉकिंग बर्ड्स डील्स प्राइमली विद। ये जो है टू किल अ मॉकिंग बर्ड्स होता है ये किस चीज से डील करती है? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि रेशियल इनजस्टिस इन चाइल्डहुड इनोसेंस। तो इसमें रेशियल इनजस्टिस और चाइल्डहुड इनोसेंस की बात किया गया है। हार्पर ली के द्वारा लिखी गई ही टू किंग अ मॉकिंग बर्ड, इसको पब्लिश किया गया था 1960 में। ये एक्सप्लोर करता है रेसिज्म को, यानी कि जो है जाति बात कह सकते हैं, रंग को लेकर भेद किया गया है। मोरलिटी को थ्रू स्काउट्स पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, द प्ले ऑफ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर इज ऑथर्ड बाय। ये जो प्ले है द स्ट्रीट कार जिसका नेम है डिजायर है, ये किसके द्वारा ऑथर किया गया है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि टेनेसी विलियम के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। ये जो स्ट्रीट कार होता है जिसका नेम स्ट्रीट कार नेम डिजायर होता है, पब्लिश होता है 1947 में। एक्सप्लोर किया गया इसमें फ्रेजिलिटी है, डिजायर है, डाउनफॉल ऑफ बैलेंस डू बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, द फैंटेसी सीरीज द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया वॉज रिटन बाय। ये कहना चाहते हैं द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया होता है एक फैंटेसी सीरीज होता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इसको लिखा गया है C.S. लेविस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, अच्छा जो है क्रॉनिकल नार्निया जो होता है एक चिल्ड्रेंस की फैंटेसी सीरीज होती है जिसमें ब्लेंड किया गया एलिगेरी और एडवेंचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल इज बेस्ट क्लासिफाइड एज। जोनाथन स्विफ्ट की जो गुलिवर्स ट्रेवल होती है उसको किस तरह से या किस रूप का प्ले माना गया है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, वो एक सटायर है। ठीक है, तो इस पब्लिश किया गया था 1727 में। एक पॉलिटिकल और सोशल सटायर है जिसमें जो ट्रेवलर होता है अपने नैरेटिव को डिस्गाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, इन मैरी शेलेज फ्रैंकेस्टीन द मॉन्स्टर रिप्रेजेंट। मैरी शेले के जो वर्क है फ्रैंकेस्टीन, उसमें जो मॉन्स्टर होता है वो अपने आप को किस रूप में रिप्रेजेंट करता है? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है दी, आ ग्रोटेस्क क्रिएशन। एक बहुत ही बेकार क्रिएशन होता है जिसको क्रिएट किया जाता है उसके द्वारा। तो ये जो विक्टर उसको क्रिएट करता है, विक्टर का जो मॉन्स्टर होता है वो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन एम्बिशन एंड साइंस गोन रॉन्ग, यानी कि ह्यूमन के एम्बिशन की बात करता है और किस तरह से साइंस जो होती है जब गलत हो जाती है तो किस तरह से विनाश कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, शेरलॉक होम्स फर्स्ट अपीयर्ड इन विच जोनरा। ये जो प्ले है शेरलॉक होम्स पहले किस जोनरा में अपीयर हुआ था? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, डिटेक्टिव फिक्शन के रूप में ये आया था। अब ये जो वर्क होता है जिसको लिखा गया है ऑर्थर कोनैन डॉयले के द्वारा, फर्स्ट अपीयर हुआ था डिटेक्टिव शॉर्ट स्टोरीज के द्वारा आई स्टडी इन कार्लेट में 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, द बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट ओपन्स विद द थीम ऑफ। ये कहना चाहते हैं जो बुक 1 है पैराडाइज लॉस्ट की वो किस थीम से ओपन होती है? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी डिसओबीडियंस एंड फॉल ऑफ मैन। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में ये बताया किस तरह से जो हेवन में एडम और ईव को रखा जाता है और गॉड उनसे कहता है कि इसके फॉरबिडन ट्री का जो फॉरबिडन फ्रूट आपको नहीं खाना है, बट वो लोग उसको डिसओबे करते हैं, खा लेते हैं और जिसकी वजह से उनको निकाल दिया जाता है वहाँ से। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, जॉन ड्राइडन वॉज द फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। ये कहना चाहते हैं जॉन ड्राइडन होते हैं उसको ऑफिशियली किस रूप में पहचाना जाता है पहले? तो 26 का हमारा सही आंसर होता है डी, पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड के रूप में जाना जाता है। जॉन ड्राइडन जो होते हैं फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट होते हैं इंग्लैंड के। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो होते हैं रिस्टोरेशन लिटरेचर से बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, द वे ऑफ द वर्ल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वे ऑफ द वर्ल्ड किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है ए, एक कॉमेडी ऑफ मैनर है। तो इसको लिखा गया है विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा, द वे ऑफ द वर्ल्ड है। इसमें सटायर किया गया है अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी इन अ रेस्टोरेशन इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, इन शेक्सपियर्स मैकबेथ द विचेस सिम्बोलाइज, शेक्सपियर के मैकबेथ में विचेस किस चीज़ को सिम्बोलाइज करती हैं? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि फेट, सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस को सिम्बोलाइज करती हैं। जो विचेस होती है मैकबेथ में, ये फेथ है, टेम्पटेशन है, और इसी वजह से क्या होता है कि मैकबेथ जो होता है एम्बिशियस हो जाता है, और क्या होता है कि जो हीरो से विलेन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, द सेंट्रल थीम ऑफ पोप्स द रेप ऑफ द लॉक इज, ये कहना चाहते हैं पोप की जो है रेप ऑफ द लॉक है, उसका सेंट्रल थीम क्या है? तो क्वेश्चन हमारा है 29, और 29 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अ क्वेरल बिटवीन फैमिलीज और अ लॉक। तो 29 का बी इज द राइट आंसर। अब तो पोप का जो रेप ऑफ द लॉक है एक मॉक एपिक है जिसमें सटायर किया गया अरिस्टोक्रेटिक वैनिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा जो है वो 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, और 30 क्वेश्चन इज सैमुअल जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज इनसिग्निफिकेंट बिकॉज, जो सैमुअल जॉनसन होते हैं जिनकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी होती है वो किस वजह से इंपॉर्टेंट है? तो 30 का हमारा सही आंसर होता है ए, इट स्टैंडर्डाइज्ड स्पेलिंग एंड यूसेज इन इंग्लिश। इसको पब्लिश किया गया था 1755 में, जो लिंग्विस्टिक लैंडमार्क था स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, द अर्ली 19th सेंचुरी लिटरेरी मूवमेंट दैट एम्फेसाइज्ड इमेजिनेशन एंड इमोशंस, ये कहना चाहते हैं कौन सा अर्ली 19th सेंचुरी का लिटरेरी मूवमेंट है जिसने एम्फेसाइज किया है इमेजिनेशन पे और इमोशंस पे? तो 31 का हमारा सही आंसर है डी, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म जिसमें एम्फेसाइज किया गया इमेजिनरी, नेचर, इंडिविजुअल इमोशंस। इसके राइटर्स हैं जैसे वर्ड्सवर्थ है, कॉलेरिज है, बैरन है, शेले है और कीट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज वॉज कंपोज्ड बाय, ये वर्क किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो 32 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इसको बैरन के द्वारा लिखा गया है। ये जो चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिम होता है एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोम होता है, और इसमें बताया गया है बायरोनिक हीरो के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, पर्सी बिश शेलेज प्रोमीथियस अनमाउंड इज नोटेड फॉर इट्स, जो पीबी शेले की प्रोमीथियस अनमाउंड होता है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो 33 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि रिवोल्यूशनरी एंड आइडियलिस्टिक थीम्स के लिए। अब ये जो प्रोमीथियस अनबाउंड होता है जिसको लिरिकल ड्रामा है, लिरिकल ड्रामा यानी कि पोइटिक फॉर्म में ड्रामा लिखा गया है, ये सिंबलाइज करता है फ्रीडम और रेबिलियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, इन कीट्स ओड टू नाइटिंगेल द पोएट लॉन्ग्स फॉर, लॉन्ग फॉर माने होते हैं बेताब होना, बेचैन होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी प्रीपोजिशंस के फिलर में दे देता है, तो लॉन्ग के बाद फॉर होता है और इचिंग के बाद फॉर होता है, डाई के बाद फॉर आता है, इसके माने होता है बेताब होना, बेचैन होना। तो जो जॉन कीट्स की ओड टू नाइटिंगेल है, पोएट्स किस चीज़ के लिए बेताब होता है? तो 34 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी डेथ एज एन एस्केप फ्रॉम सफरिंग, यानी कि वो जो है कहता है कि मैं डेथ के बहुत ही पास आ गया हूँ, कहता है जितना पास मैं डेथ के इसमें आया हूँ इससे पहले कभी नहीं आया हुआ हूँ, और मैं जो है नशे की हालत में नहीं बल्कि अपनी पोइट्री की हालत में यहाँ से कूच करना चाहता हूँ और जो है यहाँ से चला जाना चाहता हूँ इस दुनिया से, नाइटिंगेल के पास। तो 34 का जो हमारा सही आंसर होता है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, वेदरिंग हाइट्स इज प्राइमरीली अ स्टोरी ऑफ, वेदरिंग हाइट्स जो होती है ये किस स्टोरी किस पे बेस्ड है? तो 35 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि पैशन एंड रिवेंज पे बेस्ड है। एमिली ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया वेदरिंग हाइट्स पब्लिश हुआ था 1847 में, एक गोथिक नॉवेल है ऑफ डिस्ट्रक्टिव पैशन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, जॉर्ज इलियट वॉज द पेन नेम ऑफ, जॉर्ज इलियट का जो पेन नेम, ये किसका पेन नेम था? जॉर्ज इलियट। पेन नेम वो होता है जिसको स्यूडोनिम होता है, राइटर लिखते समय उस नाम का प्रयोग करता है, लेकिन रियल में नाम कुछ और होता है। ठीक है, ऐसे कई सारे राइटर हैं, जैसे चार्ल्स डिकन अपना बोस यूज करते थे, तो और भी कई सारे राइटर हैं जिन्होंने ऐसे यूज किया है। तो आपको बताना है, हाँ, तो ये 36 का बताना है कि कौन सा राइटर है जिसका पेन नेम था जॉर्ज इलियट। तो 36 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मैरी एन इवांस। मैरी एन इवांस जो होती हैं, इनका पेन नेम होता है ये, और ये मिडल मार्च की राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, चार्ल्स डिकन्स हार्ड टाइम्स क्रिटिक्स, ये चार्ल्स डिकन का जो हार्ड टाइम है ये किस चीज़ को क्रिटिसाइज करता है? तो 37 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूटिलिटेरियनिज्म। तो 37 ये चार्ल्स डिकन की जो हार्ड टाइम्स होता है इसमें क्रिटिसाइज किया गया है डीह्यूमनाइजेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन और यूटिलिटेरियन फिलोसफी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, मैथ्यू आर्नोल्ड्स कल्चर एंड अनार्की एग्जामिन्स, मैथ्यू आर्नोल्ड की कल्चर और अनार्की जो होता है वो किस चीज़ की एग्जामिन करती है? तो 38 का हमारा सही आंसर होता है डी, द रोल ऑफ कल्चर इन सोसाइटी, सोसाइटी में कल्चर का क्या रोल होता है। ये जो आर्नोल्ड का बहुत ही फेमस वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, पब्लिश हुआ था 1869 में। जोर दिया गया है कल्चर पर कि जो हार्मनी होता है अनार्की और मटेरियलिज्म के अगेंस्ट में क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट्स अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन आर्ग्यूज फॉर, ये कहना चाहते हैं जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन जो होते हैं वो किस चीज़ पे आर्ग्यू करते हैं? तो 39 का हमारा सही आंसर होता है ए, विमेंस राइट एंड एजुकेशन की बात करता है। एज ए वॉलस्टोनक्राफ्ट का जो वर्क होता है पब्लिश होता है 1792 में, और इसमें मतलब जैसे इसमें किया गया है, बात की गई है इक्वल राइट्स की, इक्वल एजुकेशन की, इक्वल रैशनल इंडिपेंडेंस की वीमेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, वर्जीनिया वुल्फ्स अ रूम ऑफ वंस ओन, ये वर्जीनिया वुल्फ का जो है रूम ऑफ वंस ओन किस चीज़ को इम्फेसाइज करता है? तो 40 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि द नीड ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड स्पेस फॉर विमेन राइटर्स, विमेन राइटर्स के लिए, विमेन राइटर्स के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और जो है स्पेस की बात करते हैं इसमें। ये जो वर्क होता है अ रूम ऑफ वंस ओन, ये 50 पाउंड्स अ ईयर इनको मिलता था लिखने के लिए। यानी ये कहना चाहते हैं वुल्फ का, इस चीज़ पे कहना चाहिए औरत जो होती है उनको ज़रूरत है एक जो है अ रूम ऑफ वंस ओन में कि 50-100 पाउंड्स को मिलना चाहिए लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, जॉर्ज इलियट्स मिडल मार्च इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड है, जॉर्ज इलियट की जो मिडल मार्च है उसको किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है? तो 41 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी अ विक्टोरियन रियलिस्ट नॉवेल के रूप में। जॉर्ज इलियट का जो वर्क होता है इसको पब्लिश किया गया था 1871 में, और इसमें जो है ग्रेटेस्ट रियलिस्टिक नॉवेल के रूप में इसको माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, सिमोंडे दी ब्योनोयर का जो सेकंड सेक्स होता है इसका की टेक्स्ट क्या है? तो 42 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी फेमिनिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करते हैं। ये जो ब्योनोयर होते हैं इसमें सेकंड सेक्स जो कि आया था 1949 में, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है पैट्रियार्की को थ्रू एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी के द्वारा। यानी पैट्रियार्की वो होता है जिसमें मेल डोमिनेट करते हैं, मेल का मेल होता है, तो उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है इस वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, जेम्स जॉयस यूलिसिस पैरेलल्स विच क्लासिकल एपिक, ये कहना जेम्स जॉयस का जो यूलिसिस एक नॉवेल है और ये किसके पैरेलल में लिखा गया था, किस क्लासिकल एपिक के? तो 43 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि होमर्स ओडिसी के पैरेलल में इसको लिखा गया है। और ये क्या होता है, एक मॉडर्न डबलिन कैरेक्टर होते हैं जो होमर्स का ओडिसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, डी.एच. लॉरेंस सन्स एंड लवर्स प्राइमरीली एक्सप्लोर्स, डी.एच. लॉरेंस का सन्स और लवर्स जो होता है वो किस चीज़ को एक्सप्लोर करता है? तो 44 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड साइकोलॉजी। सन्स एंड लवर्स है, इसमें जो साइकोलॉजिकल नॉवल होता है जो इन्फ्लुएंस है सिगमंड फ्रॉयड के होते हैं। ये जो है सेक्स के बारे में उन्होंने बात की है, जो 2 थ्योरी दी है जिसमें बता है कि जो बेटा होता है वो मदर के पेट ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है या उसके पे ज़्यादा अटैच होता है, और जो
डॉटर होती है वो फादर के ऊपर ज़्यादा अटैच्ड होती है। तो उस चीज़ का उन्होंने थ्योरी दी है, उन्होंने डिपिक्ट किया है मदर सन अटैचमेंट को। 45 का हमारा सही आंसर होता है। क्वेश्चन है कि टी.एस. इलियट्स द वेस्ट लैंड एक्सप्रेसेस, द वेस्ट लैंड वो किस चीज़ को एक्सप्रेस करती है? तो 45 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द डिसइल्यूशनमेंट ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वार वन यूरोप, यानी यूरोप में जो है वर्ल्ड वार वन का जो है नहीं बाद का जो डिसइल्यूशनमेंट होता है, कन्फ्यूजन होता है, उस चीज़ को दिखाया गया है इसमें। और इसको पब्लिश किया गया था 1922 में वेस्टलैंड को। इसमें स्पिरिचुअल बैरनेस को भी दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। एजरा पाउंड वाज द लीडर ऑफ विच मॉडर्निस्ट मूवमेंट, किस मॉडर्निस्ट मूवमेंट के लीडर थे एजरा पाउंड? तो 46 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इमेजिज्म। एजरा पाउंड जो होते हैं इन्होंने लीड किया था इमेजिज्म को। क्लैरिटी है, प्रेसिजन है, इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज इन पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47। सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गॉडोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वेटिंग फॉर गॉडोट किस चीज़ का एग्जाम्पल है सैमुअल बेकेट का? तो 47 का हमारा सही आंसर होता है ए, एब्सर्डिस्ट थिएटर, यानी कि एक एब्सर्ड प्ले है। इस बार के जो क्वेश्चन रखेंगे थोड़ी एडवांस लेवल का रखा गया है और इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं क्योंकि इसके साथ का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत काम आने वाला है। हो सकता है कि ऐसे आपको कम समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48। हेनरिक इब्सन्स अ डोल्स हाउस क्रिटिसाइज, हेनरिक इब्सन का जो डोल्स हाउस है किस चीज़ को क्रिटिसाइज करता है? तो 48 का हमारा सही आंसर होता है सी, इसका सही आंसर होगा पैट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज करता है। अभी जो इब्सन्स का डोल्स हाउस होता है जो पब्लिश हुआ था 1879 में, इसमें क्रिटिसाइज किया गया जेंडर रोल्स को और विमेन्स सब्जुगेशन इन मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। एंटन चेकोव इज बेस्ट नोन फॉर हिज, एंटन चेकोव होते हैं किस चीज़ के लिए फेमस हैं? तो 49 का हमारा सही आंसर होता है बी, शॉर्ट स्टोरी एंड प्लेस के लिए ये फेमस हैं। चेकोव की जो है नी अपनी साइकोलॉजिकल शॉर्ट स्टोरीज और प्लेस लाइक द चेरी ऑर्चर्ड के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50। लिटरेचर के लास्ट क्वेश्चन है, फिर लैंग्वेज आएगा और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड। क्वेश्चन सभी के एडवांस लेवल हैं इसमें। बर्टोल्ट ब्रिज जो होते हैं इनका अलाइनेशन इफेक्ट होता है ये थिएटर में, ये किस चीज़ पे एम करता है, उसका क्या उद्देश्य है? तो 50 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इवोक क्रिटिकल डिटैचमेंट इन द ऑडियंस। ब्रिज का जो ये वर्क है एलिनेशन इफेक्ट होता है, इसमें बेसिकली इसका एम किया गया है कि प्रिवेंट किया जाए इमोशनल इमर्जन को और इंस्पायर किया जाए क्रिटिकल थॉट को, तो इस वजह से इसको लिखा गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोर्शन हमारा स्टार्ट होगा जो कि इधर होगा ग्रामर का पोर्शन। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि स्विफ्टली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो ये क्या एडवर्ब हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52। बिटवीन यू एंड आई दिस प्रॉब्लम इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, तुम्हारे हमारे बीच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, तो जब भी हम किसी भी प्रीपोजिशन की बात करते हैं उसके बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, तो जहाँ पे आई है वहाँ पे मी होगा, इसलिए बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला बताना है इसमें कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। प्रिविलेज मिलती है, स्पेशल सुविधा मिलती है आपको, तो 53 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये वाली स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन सेंटेंस, कौन सा सही पंक्चुएशन है? तो अगर इट्स रेनिंग के मतलब होता है इट इज़ रेनिंग, 51 का इट इज़ रेनिंग देयरफॉर उससे पहले सेमी कोलन आएगा, बाद में कॉमा आएगा। वी शुड स्टे इंडोर्स, बहुत तेज बारिश हो रही है हमें घर पे रहना चाहिए, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। स्पॉट द एरर, द टीचर प्रेज्ड द बॉयज फॉर इट्स हार्ड वर्क, यहाँ पे कहना था टीचर ने बच्चों की जो है प्रशंसा की उनकी मेहनत के लिए, तो बॉयज़ प्लूरल फॉर्म में है और इसके लिए प्रोनाउन जो आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव वो देयर आएगा, तो इस वजह से सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखिए पास्ट टेंस में दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा और इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में बनाएंगे, इफ़ या वेदर लगाएंगे। ऑप्शन में वेदर नहीं है तो इफ से चलेंगे, तो सही आंसर बनेगा द टीचर सेड और उसके बाद में इफ़ आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट, तो इसका ये सही हो जाएगा 56 का, ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे वर डिस्कसिंग द न्यू पॉलिसी, आर डिस्कसिंग है तो आर डिस्कसिंग यानी कि कंटिन्यूस में जाएगा।
न्यू पॉलिसी सिंगुलर है तो इज बीइंग में जाएगा, इज बीइंग में केवल एक ही ऑप्शन है ए, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58, रीअरेंज द पार्ट्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन जो सेंटेंस को इसको अरेंज करना है ये रीअरेंजमेंट में से है। तो 58 जो है नहीं, 58 में अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, क्यू से जब भी स्टार्ट करते हैं, किसी नाउन से स्टार्ट करते हैं जो सब्जेक्ट बनना हो, तो पहला क्यू सेंटेंस बनेगा और क्यू नंबर का सेंटेंस यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम अ बैलेंस्ड डाइट। उसके बाद क्यू के बाद में क्या होगा, तो क्यू के बाद में हो जाएगा पी, यानी कि आर वाइटल फॉर, वाइटल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, सिनोनिम एंटोनिम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग मेंटल अलर्टनेस एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। और लास्ट हो जाएगा थ्रू एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, क्यू पी आर, ये इसका राइट आंसर है 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, सीनियर के बाद में देन नहीं आता है, ही इज मोर भी रहता है सीनियर के साथ में, मोस्ट भी नहीं आता है, सीनियर के बाद हमेशा टू आता है, तो 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, चूज द सिनोनिम ऑफ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स होता है एफिमेरल, एफिमेरल यानी कि जो होता है टेम्परेरी, तो सिनोनिम बताना है 20 का, ए इसका सही आंसर हो जाएगा और परमानेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61, चूज द एंटोनिम ऑफ एब्रोगेट। एब्रोगेट का एंटोनिम बताना है, तो एब्रोगेट होता है या जैसे कैंसिल होता है, रिसिंड होता है, रिवोक होता है, सबके माने कैंसिल कर देना होता है, अप्रूव मिस होता है मंजूरी दे देना। सो 61 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोरल स्टैंडर्ड ही डज नॉट एक्चुअली पोजेस। एक ऐसा व्यक्ति जो बहाना करता है, दिखावा करता है कि वो जो है नहीं बहुत ही अच्छा है, उसके स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इनफैक्ट में वो क्या होता है, दिखावा कर रहा होता है या पाखंडी होता है। तो 62 का हमारा सही आंसर है सी, पाखंडी होते हैं, बहुत सारे पाखंडी बाबा भी होते हैं जो दिखाने में कुछ और होते हैं लेकिन इनफैक्ट में कुछ और होते हैं, तो इस वजह से हिपोक्रीट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। इस ईडियम के सही मीनिंग क्या होगा, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, इसके मतलब होता है देर रात तक जगना या देर रात तक पढ़ाई करना। तो 63 का हमारा सही आंसर होता है बी, टू वर्क लेट इनटू नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम, टू थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो इन द टॉवेल भी अच्छा ईडियम है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो 64 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि टू एडमिट डिफीट और सरेंडर। डिफीट को एक्सेप्ट कर लेना या अपने आप को सरेंडर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई लाइन है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, पुअर प्लेयर दैट श्राउड्स एंड फ्रेट्स हिज और अपॉन द स्टेज। तो 65 का हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ए हो, बी होगा, मेटाफर होगा। क्यों मेटाफर होगा, लाइफ को बताते कि लाइफ जो है वो वॉकिंग शेडो है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, इस वजह से मेटाफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। यहाँ से हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट होता है और इसके क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के हैं। ये कहना चाहते हैं यहाँ से जो है नहीं कौन ऐसी चीज़ होती है इसमें कि जो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग को डिस्क्राइब करता है। तो 66 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि लर्नर्स एक्टिवली कॉन्स्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। यानी जो लर्नर होता है वो जो नॉलेज को बिल्ड करता है इंस्ट्रक्शन से, एक्सपीरियंस से, उसी को बता रहे हैं। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म जो होता है लर्नर्स बिल्ड नॉलेज एक्टिवली। जो भी कॉन्स्ट्रक्टिविज्म मतलब जो लर्नर होते हैं वो नॉलेज को खुद ही बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम द मेन फोकस इज। ये कहते हैं जो करिकुलम होता है लैंग्वेज में उसका मेन फोकस क्या होता है। तो 67 का हमारा सही आंसर बी होगा, यूजिंग लैंग्वेज एज ए टूल फॉर लर्निंग इन ऑल सब्जेक्ट। लैंग्वेज को एक टूल के रूप में यूज़ करना सारे सब्जेक्ट को सीखने के लिए। तो 67 का बी है। इसमें जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम होता है वो लैंग्वेज को एक मीडियम माना जाता है एवरी सब्जेक्ट को सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68, अ डिसिप्लिन इज बेस्ट अंडरस्टूड एज। डिसिप्लिन को किस रूप में अच्छा समझा जाता है। तो 68 का हमारा सही आंसर है बी, अ फील्ड ऑफ स्टडी विद स्पेसिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी। ये कहना चाहते हैं एक फील्ड होता है स्टडी का, उसके साथ एक स्पेसिफिक मेथड होते हैं इंक्वायरी के। तो 68 का बी होगा। डिसिप्लिन जो होता है स्ट्रक्चर्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है विद मेथड के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69, जेंडर बायस इज इन टेक्स्ट बुक्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय।
देखिए बुक में बहुत ज़्यादा जेंडर बायस कभी कभी देखने को मिलेगा, इन मेल कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, फीमेल कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो ये जेंडर बायस को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो 69 का हमारा सही आंसर है सी, यानी रिप्रेजेंटिंग बोथ मेन एंड वीमेन इन डाइवर्स रोल। यानी ऐसा नहीं कि जब अच्छे रोल की बात करते हैं तो उसमें मेल आ रहा है, नेगेटिव रोल की बात करते हैं तो फीमेल आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को इक्वल तरीके से रोल देना चाहिए। तो इस तरीके से वो इक्वल तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी। इसमें से कौन सा बताता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी है? तो 70 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स टू टीच साइंस कॉन्सेप्ट। साइंस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स का प्रयोग करना, यानी पेडागोजी जो होती है साइंटिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया जाए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71, अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ करिकुलम शुड प्राइमरीली, ये एनसीएफ के अनुसार जो करिकुलम है उसको किस पे बेस्ड होना चाहिए? तो 71 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी रिफ्लेक्ट कल्चरल सोशल नेशनल वैल्यूज़। उसमें क्या होना चाहिए कि जो है कल्चरल वैल्यूज़ को, सोशल है नेशनल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ताकि उसके अंदर मोरलिटी या मोरल सेंस डेवलप होगा। और जो एनसीएफ है उसने स्टेट डाला है रियल लाइफ पे, कल्चरल रियल लाइफ पे फोकस किया है जो कल्चरली रिलेवेंट हो करिकुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72, असेसमेंट फॉर लर्निंग प्राइमरीली एम्स एट, जो लर्निंग के दौरान असेसमेंट होता है उसका मेन फोकस क्या होता है? तो 72 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि प्रोवाइडिंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। असेसमेंट के दौरान जैसे माना कि बच्चे जो है सीख रहा है, अभी उसको 1 महीना पढ़ते हुए 2 महीना पढ़ते हुए हुआ है, तो बाद में उसका एक टेस्ट कराया जाता है, फिर उसको असेसमेंट करते हैं और फिर उसको बताया जाता है कि ये सारी चीज़ कमियां तुम्हारे अंदर है, इसको इम्प्रूव कर लो। तो इस वजह से असेसमेंट लर्निंग के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसका मेन उद्देश्य होता है बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73, इंक्लूसिव एजुकेशन इम्फेसाइज, इंक्लूसिव एजुकेशन किस चीज़ को इम्फेसाइज करता है? तो 73 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल लर्नर्स। चाहे बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा हो, चाहे पुअर हो, चाहे रिच हो, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे अच्छे हो, लेकिन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सीखने के लिए। उसी को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी इंक्लूड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74, इन इरिक्सन्स थ्योरी एडोलेसेंस करेस्पॉन्डेंस टू द स्टेज ऑफ, इरिक्सन की जो थ्योरी उसमें एडोलेसेंस को किसके करेस्पॉन्डेंस में रखा गया है? तो 74 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इरिक्सन का जो होता है एडोलेसेंस को रखा आइडेंटिटी फॉर्मेशन स्टेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75, इन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली अपीयर्स इन, पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें जब बच्चे के अंदर एबिलिटी आती है जो एब्स्ट्रैक्टली सोच सकता है, यानी कि अगर उसके सामने उस ऑब्जेक्ट को नहीं रखें फिर भी अगर वो सोच सकता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में अगर सोच सकता है, तो ये जो है कब आता है, किस स्टेज पे ऐसा सोचने की एबिलिटी बच्चे के अंदर आती है? तो 75 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे ये चीज़ें आती है। और ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है ये 12 साल के प्लस वाले बच्चे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76, द मेन एम ऑफ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन इज टू, अच्छा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आपको ड्रामा पढ़ाया जाता है और आर्ट पढ़ाया जाता है एजुकेशन में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका मेन जो है रोल क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है पढ़ाने का? तो 76 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी डेवलप क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और एक्सप्रेशन, ताकि आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाए, इमेजिन करने की शक्ति आ जाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्रेशन आ जाए, अपनी बात को और चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें। तो 76 का जो है सही आंसर ये होगा, क्रिएटिविटी प्लस इमोशनल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें का कौन सा एग्जाम्पल है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? तो ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, उसी में से आपको बताना है। और ऑप्शंस में से जो है 77 है तो उसका सही आंसर बी होगा, यानी मिड ईयर क्लास टेस्ट विद फीडबैक। 20 में किया जाए, बच्चे से क्लास टेस्ट लिया जाए, उसका फीडबैक दिया जाए, और यही होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। लास्ट में जो एंड में एग्जाम होता है उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78, द आइडिया ऑफ हिडन करिकुलम रिफर्स टू, जो हिडन करिकुलम का आइडिया होता है इसका क्या मतलब है? तो 78 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि अनरिटन सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स कन्वेड इन स्कूल, जो अनरिटन चीज़ें होती हैं, सोशल वैल्यूज होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जो स्कूल में बताया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, रिटन फॉर्म में नहीं होता है, उसी को हिडन करिकुलम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79,
वाइगास्कीज कॉन्सेप्ट ऑफ इसके फोल्डिंग मीन्स, वाइगास्की जो का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके फोल्डिंग। तो इसका क्या मतलब है? तो 79 का जो है हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि ग्रेजुअली रिड्यूसिंग सपोर्ट एज लर्नर्स गेन इंडिपेंडेंस। जिस तरह से बच्चा जो है कोई चीज़ को सीख रहा है तो जैसे जैसे वो सीख रहा है वैसे उसे सपोर्ट हटाना चाहिए। जब कोई बच्चा साइकिल को सीखता है तो साइकिल सीखता है तो बच्चा जो दूसरा व्यक्ति उसका सपोर्ट करता है, लेकिन जैसे जैसे वो एक्सपर्ट होता जाता है उसको छोड़ते हैं, वो इंडिपेंडेंट होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 विच इज द लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस अ डांसर मेनली एग्जिबिट्स। ये कहना चाहते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है, यानी एक जो व्यक्ति होती है उसके अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है, उसकी इंटेलिजेंस को पहचान करके उसी फील्ड में उसको लगाना चाहिए तो ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। तो मेनली किस चीज़ को एग्जिबिट करती है, किस चीज़ को दिखाती है? तो 80 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि अच्छा इसमें कुछ ऑप्शंस अभी रह गए। 80 का सही आंसर होता है बी, यानी कि बॉडली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। यानी जो डांसर होते हैं उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होती है? तो बॉडली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उनके अंदर होती है। डांसर जो होते हैं यूज़ करते हैं फिजिकल कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को। तो ये है हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। टेस्ट कैसा लगा ये वाला आपको जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपके लिए कि यदि आप प्रैक्टिस सेट को एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।